नमस्ते। आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। जी हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमारे पास एक स्टूडेंट की भेजी हुई 23 इन्फोग्राफिक पेजेस हैं और हमारा गोल है कि हम इन ऑडियो नोट्स में हर पेज को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप समझें। बिल्कुल, ताकि हर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी सॉलिड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब हम पेज नंबर 1 पर हैं। पेज नंबर 1। ये हमारे चैप्टर का टाइटल पेज है, साइंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और बीच में एक मॉलिक्यूल का डायग्राम है। ये मीथेन है ना? बिल्कुल सही, ये मीथेन मॉलिक्यूल यानी CH4 है। आप देख सकते हैं इसमें एक काले रंग का कार्बन एटम सेंटर में है। और उससे 4 सफेद रंग के हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। जी, और ये सिंगल लाइन से जुड़े हैं जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते हैं। ये इस चैप्टर का कह सकते हैं सबसे बेसिक कंपाउंड है। तो इस पेज से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस पेज से 2 चीजें याद रखनी है। एक तो चैप्टर का नाम और दूसरा मीथेन का बेसिक स्ट्रक्चर यानी C के साथ 4H। बस इतना ही। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 2 पर है। इसका टॉपिक है कार्बन्स बॉन्डिंग चैलेंज और इसका कोवेलेंट सॉल्यूशन। हाँ, ये टॉपिक समझाता है कि कार्बन आखिर अलग तरह के बॉन्ड क्यों बनाता है। तो लेफ्ट साइड पर है द बॉन्डिंग चैलेंज। अच्छा। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब स्टेबल होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 4 किसी से ले ले। लगता तो ऐसा ही है, पर ये दोनों ही रास्ते इसके लिए बहुत मुश्किल हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा करने से C4+ कैटायन बनेगा, लेकिन सोचिए एक एटम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ऑप्शन, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। उससे C4- एनायन बनेगा, लेकिन कार्बन के न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। तो ये रास्ता भी मुश्किल है। तो अगर ये न दे सकता है न ले सकता है, तो फिर ये करता क्या है? यहीं पर आता है इसका क्लेवर सॉल्यूशन। राइट साइड पे देखिए, द क्लेवर सॉल्यूशन, कोवैलेंट बॉन्डिंग का जादू। ओके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। अच्छा, शेयरिंग करता है। जी, और इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इससे कार्बन और उसके साथ जुड़े एटम्स दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो इस पेज से सबसे जरूरी सवाल क्या बनता है? इस पेज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स? और इसका जवाब आपको यही देना है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना या देना क्यों मुश्किल है। समझ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। अब हम पेज नंबर 3 पर हैं। टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाँ, यहाँ हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। हाइड्रोजन। डायग्राम में दिखाया है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के पास आते हैं। फिर वो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे एक शेयर्ड पेयर बन जाता है और एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। एग्जैक्टली। इससे एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और स्टेबल H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। रिएक्शन है H+H = H2। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन का है। जी, फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। मतलब इसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बिल्कुल। तो 2 क्लोरीन एटम्स अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और इससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। सही, और एक स्टेबल Cl2 मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसमें एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। रिएक्शन है Cl+Cl = Cl2। तो इस पेज से एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? इस पेज से H2 और Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उनका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 4 पे हैं। टॉपिक है डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। हाँ, पहला है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 की फॉर्मेशन।
ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स? सही। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अच्छा, तो इससे उनके बीच एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। O=O। परफेक्ट। अब दूसरा देखिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 की फॉर्मेशन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। तो इसे ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जी, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। और इससे उनके बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। N=N। एग्जैक्टली। तो इस पेज से क्या जरूरी है? इस पेज से O2 में डबल बॉन्ड और N2 में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन और साथ में उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 5 पर हैं। टॉपिक कार्बन इन एक्शन मीथेन CH4। जी, इसमें दिखाया गया है कि एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स कैसे मिलते हैं। रिएक्शन है C+4H = CH4। इसका स्ट्रक्चर तो हमने पहले पेज पर भी देखा था। हाँ, इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन एटम सेंटर में रहता है और 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। मतलब कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम्स के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। एग्जैक्टली। इसका कोई रियल वर्ल्ड कनेक्शन भी है? बिल्कुल। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। ये CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस और बायोगैस में फ्यूल की तरह यूज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। तो एग्जाम के लिए क्या पॉइंट्स है? इस पेज से मीथेन CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन और उसके यूजेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज। अब हम पेज नंबर 6 पर हैं। टॉपिक अ यूनिक केस सल्फर S8। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल लग रहा है। पॉइंट 1 है कि सल्फर जो है वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। S8 मतलब 8 सल्फर एटम्स एक साथ। जी हाँ, 8 सल्फर एटम्स एक साथ बॉन्डेड होते हैं। और पॉइंट 2 है इट फॉर्म्स रिंग स्ट्रक्चर। ये 8 एटम एक क्लोज्ड लूप या रिंग बनाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर, इंटरेस्टिंग। और ये रिंग फ्लैट नहीं होती। पॉइंट 3 देखिए, द मॉलिक्यूल हैज अ क्राउन शेप। ये रिंग ऊपर नीचे होती है जिससे इसका शेप एक क्राउन यानी मुकुट जैसा दिखता है। वाह! तो इस पेज से क्या याद रखना है? बस ये कि सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म S8 होता है और इसका शेप क्राउन जैसा होता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 7 पर है। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या खासियतें हैं? जी, पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन एटम्स। ये तो हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, ट्रांसफर से नहीं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, नो चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉर्म्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ शेयर होते हैं, इसलिए कोई आयंस यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं बनते। और इसीलिए शायद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? बिल्कुल सही। इसी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ, कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होती हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये भी शायद इसी से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। इन्हीं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को अलग करने में कम एनर्जी लगती है। तो इस पेज से एग्जाम के लिए क्या की पॉइंट्स हैं? इस पेज से ये सवाल बहुत कॉमन है। Why do covalent compounds have low melting boiling points? And why are they poor conductors of electricity? इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वीक फोर्सेस और नो आयंस। परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 8 पर हैं। टॉपिक है कार्बन सुपर पावर, एलोट्रोप्स। सबसे पहले, एलोट्रोपी क्या है? ये किसी एलिमेंट की वो एबिलिटी है जिससे वो एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एलिमेंट सेम पर उसके रूप अलग अलग। सही। इन फॉर्म्स के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हार्डनेस, अपीयरेंस, लेकिन इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं क्योंकि एलिमेंट तो कार्बन ही है। और कार्बन के 3 मेन एलोट्रोप्स कौन-कौन से हैं? पहला है डायमंड। ये बहुत हार्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर एक रिजिड 3D नेटवर्क जैसा होता है। ठीक है। दूसरा है ग्रेफाइट। ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है।
इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लेयर्स में होता है जो एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं। पेंसिल लेड में यही यूज होता है। और तीसरा है फुलरीन। इसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल जैसा होता है। C60 इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो इस पेज से एग्जाम के लिए इस पेज से एलोट्रॉपी की डेफिनेशन और कार्बन के तीनों एलोट्रोप्स डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन के नाम और उनकी एक एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 9 पर है। टॉपिक द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? हाँ, इसके 5 मेन रीजंस दिए हैं। पहला है टेट्रावैलेंसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। राइट। और दूसरा है कैटिनेशन। ये कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। मतलब कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर लंबी चेन्स, ब्रांच चेन्स या रिंग्स बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत यूनिक और स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और बाकी 3? बाकी 3 है एलोट्रॉपी जो हमने अभी पढ़ा, आइसोमरिज्म यानी सेम फॉर्मूला पर अलग स्ट्रक्चर, और पॉलीमराइजेशन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह सकते हैं कॉर्नरस्टोन बनाती हैं। तो इस पेज से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इस पेज से टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की डेफिनेशन, ये 2 प्रॉपर्टीज कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 10 पर है। टॉपिक द हाइड्रोकार्बन फैमिली। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल। ये 2 टाइप के होते हैं। पहले है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनका टाइप है अल्केन्स। जी। एग्जाम्पल है H3C-CH3 यानी ईथेन। और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। सही। इसके 2 टाइप्स हैं, एल्कीन्स जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड C, और एल्काइन्स जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड C। और नीचे इनके जनरल फॉर्मूलाज भी दिए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन्स का है CnH2n और एल्काइन्स का है CnH2n-2। तो इस पेज से क्या याद रखना है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस और एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स के जनरल फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 11 पे हैं। टॉपिक है द एल्केन सीरीज CnH2n+2। एल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इस पेज पर एक टेबल है जिसमें पहले 10 एल्केन्स के नाम और फॉर्मूला हैं। जी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, 4 कार्बन्स, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, 7 कार्बन्स, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन और 10 कार्बन्स, C10H22 डीकेन। क्या ये सारे याद करने हैं? नहीं, एग्जाम के लिए पहले 5 एल्केन्स के नाम और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, मीथेन से पेंटेन तक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 12 पे हैं। टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी, ये कंपाउंड्स को नाम देने का एक सिस्टमैटिक मेथड है। यहाँ 3 मेन रूल्स दिए हैं। पहला एल्केन्स के लिए। हाँ, एल्केन्स जो सैचुरेटेड हैं, इनका नाम एन से एंड होता है। दूसरा एल्कीन्स के लिए जिनमें डबल बॉन्ड होता है। सही, इनका नाम ईन से एंड होता है और नाम लिखते वक्त डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ती है। और तीसरा एल्काइन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका नाम वाइन से एंड होता है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन की जाती है। तो इस पेज का मेन टेकअवे क्या है? सफिक्सेस का यूज एन और वाइन कब और कैसे लगाना है, ये समझना सबसे जरूरी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 13 पर हैं। यहाँ IUPAC नाम लिखने के स्टेप्स दिए हैं। स्टेप्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम्स। हाँ, 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढा। स्टेप 2, नंबर द कार्बन चेन।
और नंबरिंग उस तरफ से शुरू करो जहां से ब्रांच को सबसे छोटा नंबर मिले। करेक्ट। स्टेप 3, आइडेंटिफाई एंड नेम सब्स्टिट्यूएंट्स। जो भी ब्रांचेस हैं उनको पहचानो और नाम दो, जैसे CH3 को मिथाइल कहते हैं। स्टेप 4, कंबाइन नेम्स। और स्टेप 5, ऐड प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। जी, जैसा एग्जाम्पल में 3 मिथाइल पेंटेन है, मतलब 5 कार्बन की चेन है पेंटेन, और तीसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर देकर नाम पूछा जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए IUPAC नेमिंग के ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 14 पर है। टॉपिक है ड्राइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, इसका एक 3 स्टेप मेथड दिया है। सारे कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो। मतलब एक बेसिक स्केलेटन बना लो। हाँ। स्टेप 2, कार्बन की बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करो। याद रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। और स्टेप 3, अगर हाइड्रोजन एटम्स कम पड़ रहे हैं तो फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स यूज करो। इस तरह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, प्रोपेन, इथेन, बेंजीन। जी, इनको ध्यान से देखना है। तो इस पेज से एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मेथड और खासकर इथेन, प्रोपेन और बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 15 पर हैं। टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो किसी कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। मतलब ये उस कंपाउंड की पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। बिल्कुल सही। और ये नाम में एक प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह दिखता है। नीचे टेबल में कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं। पहला है हेलो एल्केन, जैसे Cl, क्लोरो या Br, ब्रोमो। ये प्रीफिक्स हैं। दूसरा है अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है -OH और सफिक्स है ओल। तीसरा एल्डिहाइड, ग्रुप -CHO, सफिक्स Al। चौथा कीटोन, ग्रुप -COO, सफिक्स 1। और पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रुप -COOH, सफिक्स ओइक एसिड। तो इस पेज से ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और इस टेबल में दिए गए सभी फंक्शनल ग्रुप्स के नाम, फॉर्मूला और सफिक्स प्रीफिक्स, ये सब याद करना है। ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है। अब हम पेज नंबर 16 पर हैं। टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। इसकी डेफिनेशन है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। और इस सीरीज के एक के बाद आने वाले मेंबर्स में एक CH2 ग्रुप का फर्क होता है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1, सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जैसे एल्केन्स का CnH2n+2। ठीक है। 2, सक्सेसिव मेंबर्स एक CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। ठीक है। 3, आसपास वाले मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस होता है। 4, और सभी मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती हैं। तो इस पेज से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन और उसकी ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स। Got ये it. क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 17 पर है। टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर्मूला सेम पर स्ट्रक्चर अलग। हाँ। और स्ट्रक्चर में इस डिफरेंस के कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती हैं। यहाँ एग्जाम्पल है ब्यूटेन वर्सेस आइसोब्यूटेन। दोनों का फॉर्मूला C4H10 है। जी, N-ब्यूटेन में चारों कार्बन एटम्स एक सीधी चेन में है। तो आइसोब्यूटेन में आइसोब्यूटेन, जिसका IUPAC नाम 2-मिथाइल प्रोपेन है, उसमें 3 कार्बन एटम चेन में है और एक कार्बन ब्रांच के तौर पर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस पेज से क्या जरूरी है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन और ब्यूटेन C4H10 के ये 2 आइसोमर्स N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 18 पर है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो रही हैं। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन। कंबशन यानी जलना। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट और लाइट रिलीज होती है। यहाँ कुछ रिएक्शंस दिए हैं। C+O2 CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। हाँ। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट। हाँ, ये मीथेन का कंबशन है
और तीसरा एथेनॉल का। कंबस्शन में प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2O ही होते हैं, साथ में हीट और लाइट। फ्लेम के नेचर के बारे में भी लिखा है। जी। सैचुरेटेड फ्यूल्स जैसे अल्केन्स वो साफ नीली फ्लेम देते हैं। ये कंप्लीट कंबशन का साइन है। और अनसैचुरेटेड फ्यूल्स जैसे एल्कीन्स वो पीली धुएं वाली फ्लेम देते हैं, जिसे सूटी फ्लेम कहते हैं। ये इनकम्प्लीट कंबशन का साइन है। तो इस पेज से एग्जाम के लिए कंबशन की डेफिनेशन, मीथेन की कंबशन रिएक्शन और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फ्यूल्स के फ्लेम का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 19 पर हैं। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन। यहाँ 2 तरह का ऑक्सीडेशन बताया है। पहले कार्बन का, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाता है, जो एक जहरीली गैस है। और ज्यादा ऑक्सीजन में एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। यहाँ अल्कोहल्स का एसिड में कन्वर्जन भी दिया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हीट करने पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनना। जी, इथेनॉल CH3CH2OH ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड CH3COOH बन जाता है। तो इस पेज से सबसे जरूरी सवाल क्या है? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड का कन्वर्जन। ये रिएक्शन और इसमें यूज होने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, KMnO4 और K2Cr2O7। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके। अब हम पेज नंबर 20 पर है। टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन, जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन ऐड होता है ताकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन सकें। मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। हाँ, ये रिएक्शन पैलेडियम PD या निकल Na जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। यहाँ हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथेन का डायग्राम है। जी, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो अनसैचुरेटेड है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। PDC कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों कार्बन्स पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। बिल्कुल। और प्रोडक्ट बनता है इथेन CH3CH3 जो सैचुरेटेड है। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी दिया है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाना। हाँ, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस पेज से एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, कैटलिस्ट का रोल और हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स का एप्लीकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 21 पर हैं। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है रिप्लेसमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप की जगह दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लेता है। मतलब एक को हटा के दूसरा आ जाता है। हाँ, कार्बन चेन सेम रहती है, सिर्फ एक एटम या ग्रुप रिप्लेस होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है। जी, सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स। मीथेन CH4 जब क्लोरीन Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन एटम रिप्लेस कर देता है। और रिएक्शन है CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl, क्लोरोमीथेन बनता है। सही। इस रिएक्शन के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो इस पेज से एग्जाम के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन और मीथेन का ये क्लोरिनेशन वाला रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है। अब हम पेज नंबर 22 पर है। टॉपिक की रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले एथेनॉल की रिएक्शंस देखते हैं। पहली है रिएक्शन विद सोडियम Na। एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इससे इथेनॉल का एसिडिक नेचर पता चलता है। जी। दूसरी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। जब एथेनॉल को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इथीन बनता है। मतलब अल्कोहल से एल्कीन बन गया। हाँ, यहाँ H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब एथेनोइक एसिड की रिएक्शंस। पहली है एस्टरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है,
जो फ्रूटी स्मेल वाले सब्सटेंस होते हैं। दूसरी है सपोनिफिकेशन, इसका मतलब है सोप मेकिंग। सही। जब एस्टर को एक बेस जैसे NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वापस अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट बनता है और यही सॉल्ट सोप होता है। और तीसरी रिएक्शन है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। जी, एसिड इनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस बनाता है। तो इस पेज से सबसे जरूरी क्या है? एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस एग्जाम में लगभग हर साल पूछी जाती हैं। ठीक है, इनको अच्छे से करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए। अब हम पेज नंबर 23 पर है। ये हमारा आखिरी पेज है। टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। पहले बेसिक्स देखते हैं। सोप्स क्या है? ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। और डिटर्जेंट्स? ये अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं। हाँ, एक लंबी हाइड्रोफोबिक टेल जो ऑयल से अट्रैक्ट होती है और एक छोटा हाइड्रोफिलिक हेड जो वाटर से अट्रैक्ट होता है। तो क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है? माइसेले फॉर्मेशन। जब सोप पानी में घुलता है तो सोप मॉलिक्यूल्स ऑयली डर्ट के चारों तरफ इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑयल के अंदर और हाइड्रोफिलिक हेड्स पानी की तरफ होते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को माइसेल कहते हैं। जी, और जब हम पानी से धोते हैं तो पानी हाइड्रोफिलिक हेड्स को अपनी तरफ खींचता है और पूरा का पूरा माइसेल ऑयल के साथ कपड़े से बाहर निकल जाता है। ब्रिलियंट। पर हार्ड वाटर में सोप काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं जो सोप के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देते हैं, एक प्रेसिपिटेट। इससे झाग नहीं बनता। और डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ स्कम नहीं बनाते, इसीलिए वो हार्ड वाटर में भी असरदार होते हैं। तो इस पेज से एग्जाम के लिए सोप और डिटर्जेंट का बेसिक डिफरेंस, माइसेल फॉर्मेशन का डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, और ये सवाल, व्हाई आर डिटर्जेंट्स बेटर क्लीनिंग एजेंट्स देन सोप्स इन हार्ड वाटर। ठीक है। और इसी के साथ हमारा पेज बाय पेज रिवीजन कंप्लीट होता है। तो हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के सभी 23 पेजेस को डिटेल में कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और आखिर में सोप्स और डिटर्जेंट्स के क्लीनिंग एक्शन को समझा। इस सब के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि कार्बन एलिमेंट ऑफ लाइफ है, पर सोचिए अगर पीरियोडिक टेबल में कार्बन के ठीक नीचे आने वाला एलिमेंट सिलिकॉन लाइफ का बेसिस होता तो क्या होता? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या सिलिकॉन इतनी ही वैरायटी के कंपाउंड्स बना सकता? क्या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ वैसी ही होती जैसी हम जानते हैं? इस पर सोचना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से रिवाइज करिए।